नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। मारो राजस्थान में सबसे पहले बात गुलाब चंद कटारिया के रावण पर दिए गए बयान की, जिस पर बवाल शुरू हो गया है। फिर बात करेंगे दिल्ली में बीजेपी के महामंथन की, जिसमें आलाकमान ने प्रदेश नेताओं को एकजुटता का मंत्र दिया है। साथ ही बात होगी कांग्रेस के श्वेत सेना की, और आखिर में आपको मिलवाएंगे मरुधरा में बुधिया से। और सबसे पहले बात गुलाब चंद कटारिया के विवादित बयान की, जिसे लेकर मरुधरा में रामायण पर महाभारत छिड़ गया है। कटारिया ने रावण की प्रशंसा की और सीता माता को लेकर विवादित बयान दिया। फिर क्या कटारिया जनता सेना से लेकर कांग्रेस तक के निशाने पर आ गए? ये रिपोर्ट देखिए। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया जो सीता को ले गया ना, लेकिन कभी भी उस सीता को उसने कलंकित नहीं किया। दोस्त सुन लीजिए, बयान नया है पर विवादित बयान से नाता पुराना है। विवादित बयानों की फहरिस्त में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का एकदम ताजा बयान है। बोहेडा में एक कार्यक्रम में कटारिया ने कहा कि रावण ने सीता का अपहरण कर कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया, क्योंकि उसने उन्हें छुआ नहीं। इन कमियों को जलाओ, जो अपने में दुर्गुण है उनको जलाओ, और उनको जलाकर के अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो, तो ही वास्तव में रावण से ही जलेगा। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया जो सीता को ले गया ना, लेकिन कभी भी उस सीता को उसने कलंकित नहीं किया। दोस्त विचार करो, रावण ले जरूर गया लेकिन वनवार करता ही रह गया। जब तक उसने स्वीकृति नहीं दी उसको छुआ तक भी नहीं। कटारिया के इस विवादित बयान के बाद एक बार फिर जनता सेना के सुप्रीमो और पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर के निशाने पर आ गए हैं। भिंडर ने कहा कि गुलाब चंद कटारिया को श्रीलंका भेज देना चाहिए। एक तरह से रामायण को जुटलाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये मेरा ये मानना कि हिंदू या मेवाड़ी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से महाराणा प्रताप का अपमान किया, जिस तरह भगवान राम के लिए कहा, जिस तरह सीता माता के लिए कहा, निश्चित रूप से ये हिंदू नहीं है। और दूसरी बात, मेवाड़ी भी नहीं है, क्योंकि मेवाड़ी लोग कभी भी इस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करते। मेरा ये मानना है कि इनको तो जहां जिनको इन्होंने आदर्श पुरुष मान रखा है रावण, वहीं पर श्रीलंका में इनको भेज देना चाहिए, ताकि ये अपने आदर्श पुरुष से मिल भी ले और हमको भी इनसे मुक्ति मिले। कांग्रेस ने भी गुलाब चंद कटारिया को निशाने पर लिया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, कटारिया राम भक्त नहीं रावण भक्त हैं, और इस बयान के लिए कटारिया को माफी मांगनी चाहिए। राम से माफी मांगनी चाहिए, जिससे आप कम से कम इस पाप से बच सके। अन्यथा आपने जो पाप किया है उसके बाद कुछ बचता नहीं है। मुझे पक्की उम्मीद है कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग आगे आकर बोलकर बताएंगे कि आप कटारिया जी के बयान से सहमत है। यदि सहमत है तो आप हाँ कीजिए, जिससे देश को पता चले आपकी असलियत, कि आपको भगवान राम या सीता मैया से मतलब नहीं है, आपको तो इनके नाम से राजनीति करनी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। गुलाब चंद कटारिया महाराणा प्रताप से लेकर श्री राम तक को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई। मीटिंग में आलाकमान ने मिशन 2023 को देखते हुए पार्टी नेताओं को सख्त संदेश दिया है। साथ ही गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मौजूद सभी नेताओं को साफ निर्देश दिया गया था कि इस मीटिंग से संबंधित कोई बयान नहीं देगा। सूत्रों की माने तो पार्टी में चल रही गुटबाजी पर पूर्ण विराम लगाना पार्टी अध्यक्ष की पहली प्राथमिकता है। देखा जाए तो समय समय पर सीएम चेहरे को लेकर बयानबाजी हो रही है। प्रदेश स्तर की मीटिंग से नेताओं का मौजूद न रहना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में करीब 4 घंटे से अधिक चली इस बैठक में सबको पार्टी को मजबूत करने और बयानबाजी से बचने का पाठ पढ़ाया गया। 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले पार्टी में गुटबाजी खत्म करना जेपी नड्डा की पहली प्राथमिकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई इस बैठक में जेपी नड्डा, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, विधानसभा में नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रभारी अरुण सिंह भी बैठक में शामिल हुए।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर आज राजस्थान बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, संगठन मंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहे। बैठक में महत्वपूर्ण विषय रहा कि पार्टी के अंदर जो खेमेबाजी है, जो गुटबाजी है, उस पर पूर्ण विराम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर बीजेपी के जो नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं और अनर्गल बयानबाजी देते हैं, इससे पार्टी खुद बैकफुट पर चली जाती है। इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह पाठ पढ़ाया कि पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी में एकता लाना बहुत जरूरी है, लिहाजा कोई अनर्गल बयानबाजी न दे और पार्टी को सभी लोग मजबूत बनाए और गुटबाजी खत्म करें। साथ ही राजस्थान में जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं, करौली की जो घटना है और तमाम जो लगातार क्राइम बढ़ रहा है, उसको लेकर गहलोत सरकार को कैसे एक्सपोज करना है, इस पर चर्चा हुई। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव है, इसमें पार्टी को कैसे परफॉर्मेंस करना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, इन तमाम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। और सबसे महत्वपूर्ण यही रहा कि पार्टी में किस तरह से गुटबाजी समाप्त करनी है, इसको लेकर के सबसे राय भी ली गई और इसको लेकर रोड मैप तैयार भी किया गया। कैमरा पर्सन रमेश के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे। सुबह 9:30 बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:30 बजे दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। पार्टी नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। राजनीतिक हालात को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पहुंचकर पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस दौरान राजनीतिक हालात को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और कर लेते हैं अगली खबर का। सड़क हादसों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अहम बैठक शाम 7:30 बजे होगी। सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये अहम बैठक लेंगे। संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज भी झुंझुनू सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार जिस तरीके से प्रदेश में हादसे हो रहे हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर है और इसी को देखते हुए आज शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर बैठक लेंगे। तो तमाम अहम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और हादसों को लेकर, हादसों को रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो आपको जानकारी दे दें, सुबह झुंझुनू में एक हादसा भी हुआ था जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, अब से कुछ ही देर में ये बैठक होने वाली है, क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में और क्या लगता है कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सड़क हादसे हो रहे हैं लगातार और कई लोगों की जानें इन सड़क हादसों में जा रही है, तो उसे लेकर मुख्यमंत्री व्यथित भी है और चिंतित भी है। आज भी उन्होंने एक ट्वीट करके ये चिंता जाहिर की थी और इसी के मद्देनजर ये बैठक आज रखी गई है, सड़क सुरक्षा के मद्देनजर। तो अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी, जिसमें संबंधित विभागों के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनसे मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और किस तरीके से सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सकती है, क्या कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं, उससे लेकर गहन विचार मंथन इस बैठक में होगा। आज भी देखिए झुंझुनू में बड़ा हादसा हुआ, तकरीबन 11 लोगों की जान गई है और लगातार इस तरह के हादसे हमें देखने को मिल रहे हैं। लगातार इस तरह के हादसे जो आ रहे हैं वो बड़ा चिंता का विषय है प्रदेश के लिए भी और सरकार के लिए भी। जी बिल्कुल दिनेश, लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश में हादसे हो रहे हैं। आज भी 11 लोगों की मौत हुई है झुंझुनू में, लेकिन दिनेश जैसा कि बताया जा रहा है कि कई बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे, क्या ये जानकारी है कि कौन कौन से अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए संबंधित विभागों के जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो ट्रैफिक के अधिकारी हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी हों और इसके साथ ही आला अधिकारी जो है, मुख्य सचिव समेत दूसरे जो आला अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो सब अधिकारी जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और एक गहन मंथन इस बैठक में होने वाला है, जिसमें एक तरीके से एक रणनीति तैयार होगी कि किस तरीके से सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सकती है। क्या कुछ प्रावधान पहले किए गए थे जिनकी पालना नहीं हो पाई तो उसकी पालना करवाई जाए, साथ ही क्या कुछ और नया किया जा सकता है। ठीक है दिनेश, यानी कि सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए नए नियम कानून भी बनाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारियों के लिए। और कल एक और बड़ी खबर का जालौर से ये बड़ी खबर, रीट पेपर लीक मामले में
एसओजी को जालौर में बड़ी सफलता मिली है। रीट पेपर लीक प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने हनुमान राम बिश्नोई और सुशीला को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास परीक्षा से पहले पेपर पहुंच चुका था। जालौर के मीरपुरा और थली का बेरा का ये दोनों आरोपी रहने वाले हैं। तो रीट लीक्स मामले में पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार मामले पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। एसओजी ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हनुमान राम बिश्नोई और सुशीला ये 2 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पेपर होने से पहले ही इन दोनों के पास पेपर पहुंच चुका था, यानी कि पेपर आउट हो चुका था। तो मामले में एसओजी ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो दोनों आरोपी जालौर के मीरपुरा के रहने वाले हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी श्याम बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, एसओजी को बड़ी सफलता मिली है, 2 और आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कैसे मिली ये सफलता और क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रियंका, रीट पूरे प्रकरण को लेकर जालौर में लगातार एसओजी को एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां हो रही है। इसी में 2 बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक महिला है सुशीला व एक हनुमान राम, दोनों को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास पेपर जो है परीक्षा से पहले ही आ गया था। इस पूरे प्रकरण को लेकर ये लंबे समय से फरार चल रहे थे। ऐसे में एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है, तीनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जयपुर रखा गया। इसके अलावा एसओजी का ये भी इनपुट है कि इनके किन लोगों से पेपर लिया था और इनके और कौन लोग जुड़े हुए थे, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है ताकि उन लोगों की जल्द गिरफ्तारी की जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है जालौर में एसओजी की। जी श्याम, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि पूछताछ की जा रही है, तो क्या पूछताछ में और भी खुलासे अभी हो पाए हैं? कहां से इनको ये पेपर मिला, किन लोगों से इनके तार जुड़े हुए हैं? निश्चित तौर से प्रियंका, इनकी जो पूछताछ होगी उसके बाद साफ तौर से एसओजी खुलासा करेगी कि आखिर इनके पास पेपर कहां से आया था, क्या सोर्स रहे थे, किन लोगों के पास में बैठ करके ये पढ़ा। ये तमाम जो जानकारी है एसओजी प्रेस नोट के जरिए भी बताएगी। लेकिन साफ तौर से जालौर और बाड़मेर में जिस तरीके से एसओजी ने कार्रवाइयां की है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक के बाद एक और नई कड़ियां जुड़ रही है। आने वाले कुछ दिनों में एसओजी का ये भी मानना है कि बिल्कुल लगातार एक के बाद एक नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और लगातार एसओजी को सफलता भी मिल पा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं अगली खबर का। झुंझुनू सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। तो ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है, झुंझुनू में हुए दर्दनाक हादसे से आहत हूं, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो इसके साथ ही MNRF की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री सहायता कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के सहायता दिए जाएंगे। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। आपको बता दें, सुबह झुंझुनू में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। झुंझुनू में जो सड़क हादसा हुआ उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट किया गया है और जो मृतक के परिजन हैं उनको 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही जो घायल हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है, उन्हें 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो आज सुबह ये दर्दनाक हादसा झुंझुनू में हुआ था और दर्दनाक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी ट्वीट किया गया था, हादसे पर दुख जताई गई थी और इसके बाद ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। सड़क हादसे में 11 की मौत को लेकर मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो इसके साथ ही घायलों को 50,000 रुपए देने का भी ऐलान किया गया है।
तो लगातार राजस्थान में हादसे हो रहे हैं और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब गंभीर हो गए हैं और इसी को देखते हुए आज शाम 7:30 बजे एक अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम अधिकारी भी शामिल होंगे और चर्चा की जाएगी कि आखिर लगातार इस तरीके से सड़क हादसे क्यों हो रहे हैं और इस पर भी चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से इन हादसों पर लगाम लगाया जाए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं कांग्रेस की श्वेत सेना की, जो आरएसएस से मुकाबले के लिए मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि कांग्रेस की यह श्वेत सेना आरएसएस से भी 2 साल पुरानी है। सियासी जंग में लगातार मात खा रही कांग्रेस ने अब सेवा दल को फिर से एक्टिव करने की कोशिशें शुरू कर दी है। खास बात तो ये है कि सेवा दल के कार्यकर्ता अब नए तेवर में नजर आएंगे और वो आरएसएस से मुकाबला भी करेंगे। कांग्रेस सेवा दल का एक समृद्ध इतिहास रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ इसका अस्तित्व कहीं खोकर रह गया है। हालांकि एक बार फिर इस संगठन का गौरव लौटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस सेवा दल को अनुशासन और जज्बे के लिए जाना जाता है। सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर नारायण सुब्बा राव हाजकर थे। हाजकर ने 8 दिसंबर 1923 को हिंदुस्तानी सेवा दल का गठन किया था। आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तानी सेवा दल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1947 में इसका नाम हिंदुस्तानी सेवा दल से कांग्रेस सेवा दल कर दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू सेवा दल के पहले अध्यक्ष बने थे। पुण्यतिथियों सेवा दल आज आपको रास्तों में दिखाई देगा। सेवा दल एक नए कलेवर में गांव शहर गली गली अब लड़ेगा सेवा दल ही। सेवा दल का हर नया नारा भी अब जनता को जो है उसको प्राण प्रिय लगने लगा है। और जैसे हम लोग कहते हैं कि वो डंडे से तोड़ेंगे हम झंडे से जोड़ेंगे, अगर उनके हाथ में डंडा है तो। आजादी के बाद सेवा दल ने शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और शांति सद्भाव जैसे काम संभाले, लेकिन धीरे धीरे पार्टी को सेवा दल की जरूरत कम लगने लगी और सेवा दल केवल पार्टी के कार्यक्रमों में व्यवस्थाएं संभालने वाला संगठन बनकर रह गया। उधर सेवा दल के 2 साल बाद अस्तित्व में आया आरएसएस धीरे धीरे पावरफुल होता चला गया। आज जब कांग्रेस सियासी मैदान में सिमटती जा रही है, उसे एक बार फिर से सेवा दल की जरूरत महसूस होने लगी है। कांग्रेस अब इस कोशिश में है कि सेवा दल को फिर से मजबूत किया जाए और इसे आरएसएस से मुकाबले के लिए तैयार किया जाए। हमारे हाथ में झंडा है। वो बात करते हैं देश राष्ट्रवाद की, तो हम बात करते हैं देश प्रेम की। वो वाद विवाद में देश को उलझाते हैं, हम देश प्रेम में लोगों को बलिदानी, कुर्बानी और न्योछावर करने का जो एक पूरी तरीके से प्रशिक्षण करते हैं। वो अंधे बहरे मूंगे प्रचारक तैयार करते हैं, हम सोचने वाले विचारक तैयार करते हैं कि मेरे देश की भलाई किस में है, उसके लिए हम विचारक तैयार कर। सेवा दल सड़कों पे नजर आएगा। हम सड़क पे आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, देश का भाईचारा, देश की संस्कृति बचाने की लड़ाई है साथियों। कि हम एक नए कलेवर में आपको नजर आएंगे। हम प्रशिक्षित, कई प्रशिक्षण अब राजस्थान में किए जाएंगे। यात्रा समाप्त होते ही हम जिला और ब्लॉक स्तर पे प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। उनको हर प्रकार की चुनाव की, हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी और बाद में वो प्रशिक्षित कार्यकर्ता हर गांव में। आरएसएस जहां राष्ट्रवाद के एजेंडे पर काम करती है, वहीं सेवा दल की कोशिश अपनी सेवा से लोगों के दिलों में जगह बनाने की है। अब देखना यह है कि सेवा दल अपने मिशन में कितना कामयाब हो पाता है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। और अब बात जयपुर की, जहां राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रतिनिधिमंडल के साथ पर्यटन भवन जा पहुंचे, जहां आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने सीएचए की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम और ईआरसीपी को लेकर किरोड़ी लाल मीणा को ही घेर लिया, तो किरोड़ी लाल मीणा ने भी कोविड हेल्थ सहायकों के जरिए ही सरकार को घेरा।
नेता हैं जिनको हम मानते हैं कि वो उनको लगता है कि ये बात वाजिब है तो वो ज़रूर उठाते हैं। तो फिर आप राज्यसभा में ये मुद्दा उठाइए कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो राजस्थान की सरकार ने लागू करके अपने कर्मचारियों को सुरक्षित किया है, तो भारत सरकार के कर्मचारी भी सुरक्षित जीवन जी सके। लेकिन जो ओपीएस का मामला है, ओल्ड पेंशन का मामला, इसमें हमारे गांव में कहावत है, कब मरी सासू कब आएंगे आंसू वाली बात है। कब पेंशन लागू होगी, कब मिलेंगे, कुछ बता सकते हो आप लोग? ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में आप मदद करें। हमारे जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र जी शेखावत, वो तो इस मामले में फेल हो गए हैं खुद ही। मुख्यमंत्री जी, ईआरसीपी को आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए जो तकनीकी सूचना भारत सरकार ने मांगी है कि 75% डिपेंडेबिलिटी का प्रोजेक्ट बना के केंद्र को भेजें, मैं हर कोशिश करूंगा और कुछ भी करना पड़े मैं मोदी जी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करा के ही रहूंगा। इस बात का भरोसा मैं इतने बड़े मुख्यमंत्री जी के विश्वास पात्र के चैम्बर में दे रहा हूं। और अब बात भरतपुर की, जहां गांव से पलायन कर रहे दलित समाज और प्रशासन के बीच समझाइश के बाद बात बन गई। पहले दलित समाज ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह धरना स्थल पर लोगों के बीच पहुंचे और समझाइश की। पूरा भरोसा दिलाया कि मामले में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिर समझा बुझाकर लोगों को उनके गांव भेजा गया। दरअसल 14 अप्रैल को कुम्हेर थाना इलाके के गांव सह के दलित भीमराव अंबेडकर जयंती मना रहे थे और गांव से अंबेडकर रैली निकल रही थी। इसी दौरान गांव के दबंगों ने दलितों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दलितों ने अंबेडकर जयंती मनाने के लिए जो पंडाल लगाया था उसमें भी दबंगों ने आग लगा दी। इस हमले में दलित समुदाय के कई लोग घायल हो गए थे। दलित समाज का आरोप है कि पुलिस भी दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय दलितों को ही गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। ऐसी चीज हम कुछ कर देते हैं तो उससे कई बार होता है कि हमको भी पीड़ा होती है। काम करने दे रहे हैं, भगा रहे हैं काम से। बाबा साहब की रैली लगा रही थी और उसमें दंगा कर दिया, ईंट पत्थर फेंके थे और हम काम से भगा दिए। बाबा साहब की जयंती हम लगा रहे थे, उस पर पथराव और हमारा टेंट जला दिया। उसके चक्कर में और हमारे खिलाफ उन लोगों ने और मुकदमा दर्ज कर दिया साजिश से, उसके चक्कर में हम आए। इसमें कोई शक नहीं कि इसकी कोई ऐसी पूर्व सूचना भी होती। ये लोग सुबह अपने हिसाब से चल पड़े और जैसे निकले हमने उनको रोका, लेकिन उसके बाद एक लिमिट तक समझाइश होती है। लोग इस विषय के थे कि हम वहीं जाके अपनी बात रखेंगे, तो हम लगातार साथ साथ चला। प्रशासन भी इनके जगह जगह इनको फिर समझाइश किया, इनके ज्ञापन लिए। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा, माहौल बिगाड़ने किसी को भी नहीं दिया जाएगा। जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं उनके कुछ एक के हमारे पास सूचना आ रही है, उन पे हम कार्रवाई करेंगे। वो चाहे कहीं भी किसी भी व्यक्ति किसी भी वर्ग से संबंधित रखते हों, गलत जो अगर सूचना फैला रहे हैं तो कार्रवाई की जाएगी। इसका अभी कोई इनके पास जितने मुँह उतनी बातें, अभी इनसे और तसल्ली से बात करेंगे कि इनके जो सर्वमान्य जो लीडर हैं उनसे जो है कोई हमारी जो है अच्छी तरह से बात नहीं हो पाई, क्योंकि चलते चलते रोड पे ही बात की। तो उनका उद्देश्य ये था कि कलेक्ट्रेट पहुँचें। इसके बावजूद भी हम इनसे बात करके और इनका जो है समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के मदर एंड चाइल्ड विंग की शिशु नर्सरी में 2 मासूमों की मौत पर सरकार गंभीर है। सरकार जांच के बाद दोषियों को सजा देने की बात कह रही है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। मौत का मुआवजा नहीं होता, हो भी नहीं सकता, लेकिन कसूरवारों को सजा देकर मृतक के परिजनों के जख्मों पर मरहम जरूर लगाया जा सकता है। अजमेर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में 2 मासूमों की मौत की पड़ताल करने पहुंची टीम इसी कोशिशों में जुटी है। पहली नजर में न्यूबॉर्न बेबी केयर यूनिट में वार्म ओवरहीट के कारण 2 मासूमों की मौत की बात कही जा रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर मौत की वजह जांच के बाद ही सामने आएगी। हाँ, जिम्मेदार ह्यूमन एरर की संभावना से न सिर्फ इनकार कर रहे हैं, बल्कि दबी जुबान में इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। जो रेडिएंट वार्मर था उसमें लाइट गई, लाइट जाने के बाद वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुआ और मेल नर्स जो यहाँ बैठा हुआ था
उसका थोड़ा सा दोषी है मेरे तरफ से। उसको तुरंत जाके देखना चाहिए, थोड़ा सा भी जलते हुए। बात तकनीकी खामियों भर की नहीं है। अस्पताल में चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों की भारी कमी है, लेकिन इसके बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सवाल कीजिए तो जवाब गोल मटोल मिलता है। सर, क्या विभाग की कोई गलती नहीं है कि 20 बच्चों पर एक कंपाउंडर को लगा रखा था? देखो, ये हमारे जो आरसीएच डायरेक्टर आए हुए हैं, वो NRHM से जो कंपाउंडर लिए हुए हैं। वैसे यहाँ 8 कंपाउंडर एट ए टाइम होने चाहिए, लेकिन अभी कोई PMO साहब ले नहीं पाए, तो PMO साहब को अभी डायरेक्टर साहब कह के जा रहे हैं क्योंकि आप इनकी रिक्वेजिशन दें ताकि यहाँ स्टाफ की पोजीशन सही हो। पिछले वर्ष यूनिट में आग की घटना के बाद अभी हाल ही में लाखों रुपए खर्च कर यूनिट का जीर्णोद्धार करवाया गया था। उसके बाद भी ऐसी तकनीकी खामियां परेशान करती हैं, खासकर तब जब अस्पताल के CCTV कैमरा खराब हो। ये बात और है कि सूबे के चिकित्सा मंत्री जांच के बाद जरूरी सुधार की बात कहते नहीं थकते। ऐसे काफी दुखदायी घटना है और इसमें क्यों हुई क्या, उसके लिए हमने डायरेक्टर को, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को वहाँ पर जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद अगर लापरवाही से हुई किसी की से तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई। जांच और दोषी को सजा देने के आश्वासन अपनी जगह, लेकिन ये तभी होगा जब सिस्टम को इन सवालों से जूझना होगा। अस्पताल की लापरवाही पर न्यूज़ 18 के सवाल। अचानक कैसे बढ़ गया वार्मर का तापमान? शिशुओं की मौत के लिए शॉर्ट सर्किट का बहाना क्यों? शॉर्ट सर्किट हुआ भी तो उससे बचाव का उपकरण कहाँ था? शॉर्ट सर्किट कारण है तो फौरन वार्मर को डिस्कनेक्ट क्यों नहीं किया गया? क्या कोई भी स्टाफ नहीं था वहाँ मौजूद? क्या सुरक्षा के मानक पूरे करते हैं ये अस्पताल? अस्पताल का प्रबंधन क्यों नहीं आ रहा सामने? 2 मासूमों की जान लेने वाली लापरवाही की सजा क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जालौर पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। जालौर DST टीम और कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जालौर के पोलजी नगर के आदर्श कॉलोनी के किराए के मकान से 3 युवतियों और एक दलाल को पकड़ा है। गिरफ्तार तीनों युवतियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। पुलिस के मुताबिक आदर्श कॉलोनी में किराए के मकान में ये देह व्यापार चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस टीमों ने दबिश देकर संदिग्ध अवस्था में 3 युवतियों और एक दलाल को पकड़ा है। से इतला मिली कि रेलवे स्टेशन की तरफ आदर्श नगर की रोड है, वहाँ पर एक किराएदार रहते हैं, मकान है उसके ऊपर की मंजिल पर, और उनके द्वारा कुछ महिलाएं खासतौर से वेस्ट बंगाल और दिल्ली से लाकर उनसे अनैतिक गतिविधियां कराई जा रही है। उस सूचना पर मैं मौके पे पहुंची और वहाँ पर जब हमने तलाशी ली तो पाया कि एक ललित माली नाम का व्यक्ति है जिसने यह मकान किराए पर ले रखा है और बाहर से ये महिलाओं को लाकर अनैतिक गतिविधियां करवाता है, जिस पर उनको तलाशी ली गई। वहाँ पर जो भी सामान मिला उनको जरिए फर्द जब्त किया गया और उनको गिरफ्तार किया जाकर पुलिस थाना लाकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। जालौर में देह व्यापार के काले कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। जालौर की DST टीम व कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पोलजी नगर में 3 युवतियों को एक मकान से पकड़ा है, जिनके साथ में जो देह व्यापार का संचालन कर रहा था उस युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी के विरुद्ध मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और अन्य जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है कि इस पूरे प्रकरण में कितने लोग शामिल थे। और अब बात करते हैं ग्रेटर नगर निगम में कर्मचारियों और अधिकारियों के पेन डाउन हड़ताल की। इस वजह से साधारण सभा की बैठक नहीं हो पाई। ये बैठक मेयर सौम्या गुर्जर ने बुलाई थी। सोमवार को ग्रेटर नगर निगम में पार्षदों की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उससे नाराज होकर निगम के कर्मचारी और अधिकारी मंगलवार को पेन डाउन हड़ताल पर चले गए। इन कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि बिना तथ्यों के आरोप लगाने से उनका मनोबल गिरता है। ये वही सफाई कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की थी।
इस प्रकार से जो झूठे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, इससे मनोबल टूटता है कर्मचारी अधिकारियों का और आगे के लिए है ना नगर निगम की छवि भी धूमिल होती है इस प्रकार के झूठे आरोपों से। कर्मचारियों और अधिकारियों के इस पेन डाउन हड़ताल की वजह से जहां निगम के कामकाज पर असर पड़ा, वहीं यहां साधारण सभा की बैठक भी नहीं हो पाई। मैं साधारण सभा की बैठक के लिए यहाँ आई हूँ, पार्षद भी आ रहे हैं, तो जल्दी ही जयपुर के हित के लिए, जयपुर के मुद्दे के लिए बैठक की जाएगी। देखिए ये आपको पिछला और ये दोनों देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये समर्थन में उतरते नहीं हैं। ये प्रशासनिक सबसे उच्च अधिकारी है, तो उनके डर की वजह से बुलाए जाते हैं और उसमें आकर वो सहभागिता करते हैं, पर ये गलत बात है। पार्षदों और निगम के कर्मचारी और अधिकारियों के बीच चंद बयान को लेकर जो बवाल शुरू हुआ है वो अभी थमा नहीं है। हालांकि मेयर इस विवाद को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई हैं। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर सीता माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है। आरोपी सुनील के खिलाफ गोलूवाला थाना में परिवाद दिया गया है। आरोपी ने पोस्ट डिलीट कर माफी मांगी है। गोलूवाला पुलिस ने आरोपी को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया है। टिप्पणी के खिलाफ विहिप, बजरंग दल और गौ रक्षा दल ने पीली बंगा में प्रदर्शन भी किया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीता माता के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें, मामले में तमाम लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजू, गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस का भी मामले पर क्या कुछ कहना है, किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी? जी, ये जो मामला है ये हनुमानगढ़ जिले के थिराजवाला ग्राम का है। वहाँ का निवासी एक युवक है सुशील उर्फ सिल्लू, जिसने फेसबुक आईडी पर एक माता सीता के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ रक्षा दल इन्होंने आज विरोध जताया, पीलीबंगा में प्रदर्शन किया और गोलूवाला थाना में परिवाद दिया। जिसके बाद तुरंत उसने उस टिप्पणी को डिलीट कर दिया और माफी मांगी, मगर चूंकि परिवाद थाने पहुंच चुका था तो गोलूवाला पुलिस ने आरोपी जो है उसको शांति भंग में फिलहाल गिरफ्तार किया है और आगे की पुलिस कह रही है कि कार्रवाई चल रही है। जो डिलीट आईडी है उसको रिकवर करके और जो भी आगे की कार्रवाई होगी। जी राजू, जैसा कि बताया जा रहा है कि आरोपी ने अब माफी मांगी है, पोस्ट को भी डिलीट कर दिया है, तो क्या माफी मिल सकती है आरोपी को? जी बिल्कुल, ये तो अभी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ रक्षा दल जो इसका विरोध कर रहे हैं, ये उन पर निर्भर है। फिलहाल उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया कि इसको माफी दी गई है या नहीं दी गई, मगर पुलिस की तरफ से जरूर ये है कि माफी मांग ली गई है, शांति भंग गिरफ्तार हो गया और आगे की जांच चल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजू तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात कोटा की, जहां आवली रोजड़ी गांव में पानी की परेशानियों को लेकर महिलाओं ने जलदाय विभाग के ऑफिस का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की, साथ ही मटका फोड़ प्रदर्शन भी किया। स्थानीय पार्षद धनराज के नेतृत्व में महिलाओं ने कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा किया और जल्द पानी की समस्याओं के समाधान नहीं करने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। पार्षद ने कहा कि पानी की समस्या को लेकर पहले भी अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इस बार अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, जल्द से जल्द इस क्षेत्र में पानी की 3 टंकियों का निर्माण करवाया जाए और घर घर नल कनेक्शन दिए जाएं। समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। पानी की बहुत समस्या भाई साहब, इतनी समस्या हद से ज्यादा। लोग गरीब आदमी 7-8 ट्रेन करके कहाँ से देगा? 7-8 कनेक्शन कहाँ से देगा? वो भी 10 मिनट पानी भराते हैं, चोरी से पानी भर के 10 मिनट भराते हैं खाली पानी। 8 दिन तक तो नहाते भी नहीं है, छोटे पानी आता है टैंक में, गंदा पानी पी नहीं सकते। मैं आज ज्ञापन के माध्यम से पीएचडी प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि हमारी समस्या का तुरंत समाधान करे। आवली रोजड़ी की जनता को चंबल का पानी घर घर कनेक्शन दे और वहां पर 2 से 3 टंकियां बनाई जाए।
तो गर्मी ने जैसे जैसे अपने तेवर दिखाने शुरू किए हैं, वैसे वैसे पेयजल का संकट बढ़ता जा रहा है। राजसमंद के कई गांवों में तो हालात ऐसे हैं कि लोग बेकार हो चुके कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। आसमान आग उगल रहा है, धरती की छाती सूखती जा रही है, नल ने जल देना छोड़ दिया है। नतीजा सुबह शाम पल पल बस एक ही चिंता, कहां मिले पानी, कैसे बुझे प्यास। गर्मी के तीखे तेवर ने राजसमंद जिले में पीने के पानी का संकट खड़ा कर दिया है। हालत यह है कि पेयजल की तलाश में अब लोग पहाड़ों की खाक छानने लगे हैं। तस्वीरें कालिंजर और बड़गुला गांव की हैं, जहां पानी की कमी से लोगों का गला सूखने लगा है। गांवों में लगे नलों ने पानी देना बंद कर दिया है। ऐसे में इनका सहारा बना है पुराना कुआं, जो पिछले साल बारिश के दौरान ढह गया था। लेकिन मरता क्या ना करता, लोग इस कुएं के अलग अलग गड्ढों में भरा गंदा पानी ले जा रहे हैं और छानकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। तो सरकार वाला बलो करे भाई, मार पानी की खड़ी समस्या पड़ी रही, आपने बस अरे मरे रहा सब टांडो तरे मरे नाना सोरा लारे दौड़े कटे पानी लेवाने आवन कई करा बे आप ऐसे मारे कूड़ा रूबी है सब तो ये पण बगल पानी रे सभी आप करो, आपने हाथा जोड़ियो आबे नाना सोरा घरे रोवे गणन में पण लेवा आवो। पानी की कमी से इंसानों के साथ साथ मवेशियों का जीना भी मुश्किल हो गया है। एक पुराना एनीकट जहां जानवर अपनी प्यास बुझाते थे, वो एनीकट भी अब सफाई की बाट जोह रहा है। एनीकट पर लंबी लंबी झाड़ियों का पहरा लग गया है। नतीजा ये पानी होते हुए भी बेकार हो चुका है। पुराना एनीकट बना हुआ है, ये अगर एनीकट सफाई हो जाए सरकार के माध्यम से तो हमारे गाय और जानवर के लिए पानी की पीने की समस्या समाप्त हो जाएगी। कम से कम 100 बीघा जमीन भी पीने लायक हो जाएगी, पीने लायक। और काफ़ी इसमें मलबा और ये घास खड़ी है, ये सफाई हो जाए तो भी अच्छा पानी मिल सकता है। कालिंजर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर परमाणु की भागल में चिकलवास योजना से पानी सप्लाई हो रहा है, लेकिन कालिंजर को ये पानी नहीं मिल रहा, जिसे लेकर गांव वाले अधिकारियों से लेकर नेताओं तक अपनी फरियाद पहुंचा चुके हैं। लेकिन अब तक इस गांव को चिकलवास योजना से नहीं जोड़ा गया है। इसके अलावा गांव के लोगों ने टैंकर सेवा शुरू करने के लिए भी जलदाय विभाग से गुहार लगाई है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए अलकेश सनाढ्य की रिपोर्ट। वहीं कोटा में एक और भीषण गर्मी ने लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करा दिया है, जबकि दूसरी ओर जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। आज निर्माण कार्य के दौरान कोटड़ी सर्किल पर 150 mm पानी की पाइपलाइन फूट गई, जिससे लाखों लीटर पानी सड़कों पर बहने लगा। बल्कि कोटड़ी सर्किल के आसपास की दुकानों और घरों में भी पानी जा घुसा। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने जायजा लिया। चंबल किनारे बसे कोटा में भी पानी की परेशानियों को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हो रहा है और जगह जगह प्रदर्शन कर लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये विभाग की लापरवाही कहें या निर्माण कार्य के दौरान जो एक लापरवाही जो सामने आ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी जलदाय विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। लाखों और रुक लेते हैं अगली खबर का। फिल्म अभिनेत्री और उत्तर प्रदेश में मथुरा से सांसद हेमा मालिनी आज भरतपुर की डीग उपखंड पहुंची। यहां हेमा मालिनी ने ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर का दर्शन किया और मंदिर महंत से ब्रिज 84 कोस परिक्रमा के बारे में विस्तृत जानकारी ली। डीग कस्बे में हेमा मालिनी का भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि हेमा मालिनी ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा पर है और यहाँ का डेवलपमेंट करने के लिए हमें कहा गया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सांसद मथुरा के बनने के बाद मुझे ये 84 कोस परिक्रमा हम पहली बार कर रहे हैं। साथ साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं लोगों के यात्री जो आते हैं उनको दे सकते हैं। तो आज तीसरा दिन है, तो हम राजस्थान की तरफ आए हैं आज यहाँ। और खबर जैसलमेर से है, जहां शादी के बाद पहली बार आलिया भट्ट
पहुंची हुई हैं। शादी के बाद पहली बार उनका ये जैसलमेर का दौरा है और इसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड भी नजर आए। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर भी उनके साथ मौजूद रहे। शबाना आजमी और मनीष मल्होत्रा भी उनके साथ रहे। फिल्म की शूटिंग के लिए ये सभी जैसलमेर आए हैं। जैसलमेर सम रोड स्थित निजी होटल में शूटिंग होनी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।